स्टूडेंट्स, पिछले समय मैंने आपको बताया था कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने सकने में समर्थ होते हैं, वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकाशिक समाव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो होंगे जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होंगे। अब उनमें क्या है, अणुसूत्र समान है, उनकी संरचना भी समान है और उनके काफ़ी गुण मिलते हैं, लेकिन प्रकाशिक गुण जो है वो अलग अलग है। केवल और केवल इनमें क्या अंतर होता है? प्रकाशिक गुणों में अंतर होता है। तो प्रकाशिक गुण में इनमें क्या अंतर होता है कि इनका एक भाग जो है वो तो क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है, यानी घड़ी के घूमने की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। और दूसरा जो इनका समावेशी होता है वो क्या करता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो इक्वल है। मेन बात क्या है कि इनका जो घूर्णन का कोण है, जितना दाईं दिशा में एक समावेशी घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, उतने ही कोण से दूसरा उसके विपरीत दिशा में उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। और इसलिए दो नाम हो गए, ये दो प्रकार के समावेशी हो गए। केवल अंतर किसमें हुआ? इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में। प्रकाशिक रूप से जो सक्रिय है, तो प्रकाशिक इसकी जो समाव्यवस्था है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उनमें अंतर है। तो जो मैंने बताया था पहले आपको, एक तो हो गया आपका क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, रोटेट करता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। और दूसरा हो गया आपके लीवो रोटेटरी, जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो अब दो प्रकार के समावेशी हो गए। और इनमें क्या होता है, संबंध कैसा है? इनमें संबंध है ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। एक दूसरे के ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं। ये जो दो समावेशी हैं, प्रकाशिक समावेशी हैं, इनमें क्या रिलेशन है? दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल। ये दोनों एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं और एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। अध्यारोपित का मतलब यह होता है कि एक भाग दूसरे भाग को ऊपर रखें यदि, तो वो उसको पूरी तरह क्या कर दे, ढक दे, कवर कर ले, कंप्लीटली जो है उसको कवर कर ले, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है, तो वो कहलाता है अध्यारोपण। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉट सुपर इम्पोजेबल, अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाशिक समावेशी जो है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहते हैं। दे आर कॉल्ड मिरर इमेज, और वी कैन से एनेंशियोमर्स, दे आर द एनेंशियोमर्स। और ये जो घटना है इसको हम बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब रूपी समाव्यवस्था, एनेंशियोमेरिज्म। तो व्हाट इज द एनेंशियोमर्स? द एनेंशियोमर्स आर having the same molecular formula, molecular structure, but different in the optical activity. One rotate the plane polarized light in the clockwise direction, when other rotate the plane polarized with the same angle in the opposite directions. So one is dextro, other is levo, and both are the mirror image of each other and नॉट सुपर इम्पोजेबल, अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो किसका है? प्रकाशिक रूप से सक्रिय जो यौगिक हैं ये उनके गुण हैं। ये प्रकाशिक समाव्यवस्था तो किसमें होगी? जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो क्या हर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? क्योंकि हर कंपाउंड जो है वह प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होता है। तो प्रकाशिक रूप से जो सक्रिय योग कंपाउंड्स होंगे जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, उनमें एक कार्बन ऐसा होगा, एक ऐसा कार्बन होगा जो क्या है, चार अलग अलग संयोजकता से जुड़ा हुआ हो।
केवल और केवल वही प्रकाशिक रूप से सक्रिय कार्बन कहलाएंगे, या जिनको हम बोलते हैं जहां पे त्रिविम रसायन होता है, त्रिविम केंद्र बोलते हैं उनको बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन सा कार्बन है? वह कार्बन है जो क्या है, 4 अलग अलग समूह से या अलग अलग संयोजकता से बंधित हो, जुड़ा हुआ हो। इस प्रकार के कार्बन को हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन। इट इज नॉन एज एसिमेट्रिक कार्बन। असममित कार्बन होना चाहिए। प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक वही होंगे जिनमें कम से कम एक कार्बन कैसा हो, असममित हो, असिमेट्रिक हो। वहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, उसके अराउंड जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। एक्चुअली द स्टीरियोकेमिस्ट्री और वी कैन से द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड विच इज रिलेटेड विद द ज्योमेट्री ऑफ दैट कंपाउंड। संरचना से निर्भर करता है, ये उसकी ज्यामिति पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो एक कार्बन है इस प्रकार का होना चाहिए जो क्या हो, 4 अलग अलग संयोजकता से जुड़ा हुआ हो, जिसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे सिंपली मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये कार्बन है और इसकी 4 संयोजकता इस प्रकार से है। तो ये 4 अलग अलग समूह, इस यौगिक को हमने लिखा CABCD। तो जो कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर है, असममित है, उसको हम क्या करते हैं, स्टार से बता देते हैं। और इसकी मिरर इमेज वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये इसकी मिरर इमेज है। यदि मैं इसको, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर इमेज है, यदि मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूं तो A के ऊपर आ जाएगा, C के ऊपर आ जाएगा, लेकिन C स्मॉल c भी एक दूसरे को ढक लेगा, बट ये B और D जो है ये एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीटली इसको कवर नहीं करता है, तो ये एनेंशियोमर कहलाएगा। ये एक दूसरे को सुपर इम्पोसिबल नहीं है। तो कोई एक पार्ट तो इसका हो जाएगा डेक्स्ट्रो और दूसरा पोर्शन हो जाएगा आइसोमर है, दोनों ये ऑप्टिकल आइसोमर है, एनेंशियोमर है। तो ये एनेंशियोमर कैसे हो जाएंगे, ये एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो। अच्छा, कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लिवो है, ये तो हमें किससे पता चलेगा, ये पोलरिमीटर से, जो मैंने आपको बताया, मेरा ध्रुवणमापी से पता चलता है, इसका संरचना से पता नहीं चलता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, और वो केवल और केवल ध्रुवणमापी से ही ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको बताया। तो ये जो कार्बन है, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसको हम किरेल कार्बन भी कहते हैं। इस गुण को बोलते हैं किरेलता। ये जो किरेल वर्ड है, ये सबसे पहले प्रीलॉग और इनकोल्ड ने ये कहा कि जिस कार्बन पे किरेलिटी है प्रॉपर्टी, किरेलिटी क्या है, ये गुण है, किरेलता एक गुण है। और ये केवल कार्बनिक यौगिकों की बात नहीं है, ये वस्तुओं में भी पाई जाती है। जैसे अपने ये 2 हाथ है, हथेलियां हैं, तो यदि हम इसकी मिरर इमेज इसको कांच के सामने अगर अपन रखते हैं, तो ये दूसरा जो आपकी हथेली है, दूसरा हैंड है, वो इसका क्या है, मिरर इमेज। एक ऑब्जेक्ट होगा, एक मिरर इमेज होगा। इन दोनों के बीच में ये संबंध है, एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरी उसकी मिरर इमेज है, ठीक है ना। कांच में देखेंगे तो ऐसा ही लगता है, और लेकिन जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोजिबल नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, ये अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो गुण हैं उसको हम बोलते हैं किरेलिटी, किरेलता बोलते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके हैंड ग्लव्स हैं, तो हैंड ग्लव्स जो हैं वो कैसे हैं, किरेल हैं। अब इसके विपरीत कुछ ऐसे भी वस्तु होती हैं जो एक दूसरे को सुपर इम्पोजिबल कर देती, जैसे सॉक्स हैं, मोजे होते हैं आपके पैर के, या क्यूब है, घन है, या बॉल है, तो इनमें किरेलता नहीं पाई जाती। ये एक दूसरे को ढक देते हैं, एक दूसरे को आधे काट देते हैं, इक्वल हाफ में ये काट देते हैं, और एक दूसरे पर रखेंगे तो वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो जो सुपर इम्पोजिबल हो जाता है वो कहलाता है अकिरेल, इसको बोलेंगे अकिरेल, अकिरेल। तो किरेलता और अकिरेलता, इसका प्रकाशिक समावयवता से गहरा संबंध होता है। एक्चुअली जितने भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, जो कार्बन है, उनको किरेल कार्बन कहेंगे। उस कंपाउंड में किरेलता होती है, यानी किरेलता यदि है तो वो कैसा होगा, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। और यदि इसमें किरेलता नहीं है, वो अकायरल है। अकायरल है इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो
देयर शुड बी वन एटलीस्ट वन कार्बन इज ए किरेल कार्बन इन द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो जितने भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हैं उनमें कम से कम एक कार्बन कैसा होना चाहिए, किरेलता होनी चाहिए। तो ये किरेलिटी से इसका संबंध है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं और जिनमें केवल क्या है, एक असममित कार्बन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसका नाम क्या है, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, मीथेन। ये कार्बन अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, किरेल है। एक और एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें क्या होता है, किरेल कार्बन। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन तो 4 है, लेकिन चारों कार्बन जो है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। केवल ये 2 नंबर का कार्बन कैसा है, अकायरल है, असिमेट्रिक है, और ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसमें केवल एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप देखें, ट्यूब्यूटेनॉल। इसमें भी आप देखेंगे कि 4 कार्बन होने के बावजूद केवल एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ड्यू टू दिस किरेल कार्बन। और एग्जांपल देखिए, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 2 इज अगेन एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल सेंटर। और देखें आप, ये 3 कार्बन इसमें है, लैक्टिक अम्ल, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। इसमें भी क्या है, एक कायरल सेंटर है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और जिसमें केवल और केवल क्या है, एक असममित कार्बन है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिविटी को इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यदि है या उसमें किरेलता है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, असममित होना चाहिए। ये संबंध है किरेलता के अंदर और सिमेट्री के अंदर। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जितने भी होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, अकायरल होंगे। तो किरेलता का संबंध किससे है, उस अणु की समिति से है, यौगिक की सिमेट्री से है। तो सिमेट्री कैसे पता चलेगी ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन करते हैं, कुछ संक्रियाएं करते हैं जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय है तो उसके अंदर किरेलता होगी, और किरेलता कब होगी, जब इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी सममिति के तत्व उपस्थित नहीं होने चाहिए। यदि कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यदि उपस्थित होगा तो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो है किसी भी सूरत में प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे। तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन है, तो 2 ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं रोटेशन और रिफ्लेक्शन। तो रोटेशन और रिफ्लेक्शन ये 2 प्रकार की संक्रियाएं हैं जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में, उसकी मौजूदगी के बारे में हमको ये बताती है कि क्या इसके अंदर सिमेट्री है या नहीं है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति की तत्व। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि कोई प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक है उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रकाशिक सक्रियता किसका गुण है, असममित यौगिकों का गुण है। तो यहाँ 2 प्रकार के ऑपरेशन यदि होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो है रोटेशन यानी घुमाना, और एक है रिफ्लेक्शन यानी उसकी मिरर इमेज। तो रोटेशन और रिफ्लेक्शन ये कंबाइंड ऑपरेशन यदि है तो
तो किसी कंपाउंड के अंदर ये संक्रिया यदि हम करें, रोटेशन करें, किसी कोण से घुमाएं, उसको रिफ्लेक्ट करें किसी तल से, और ये सब ऑपरेशन करने के बाद यदि हमारे पास जो नई चीज आती है, जो नई इमेज आती है, वो इमेज और पहले वाली इमेज यदि इक्वल हो, सेम हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो, यानी एक दूसरे से अभिन्न हो, तो अभिन्न यदि है तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपके? यहाँ पर ये बात क्लियर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए? असिमेट्रिकल होना चाहिए मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है? उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यानी यदि हम क्या करें, उस अणु को घुमाएं किसी कोण से या किसी तल से, उसको रिफ्लेक्ट करें, तो जो प्राप्त होने वाली इमेज और ऑब्जेक्ट जो पहले वाला है, प्राथमिक यदि हमारे पास जो इमेज है, वो दोनों इमेज कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। यदि वो अलग अलग नहीं है, सेम है, तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। तो फिर कैसे पता करेंगे कि इसमें सिमेट्री है या नहीं है? उसके लिए 3 एलिमेंट्स हैं सिमेट्री के, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जिनको कलेक्टिवली कहते हैं। ये सममिति के तत्व जो हैं उस कंपाउंड में नहीं होने चाहिए। ये कौन कौन से 3 तत्व हैं? पहला तत्व है उसके अंदर सममिति का तल, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो कंपाउंड यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काल्पनिक तल जिससे उस कंपाउंड को आधा काट दिया जाए या कट जाए। कोई भी कंपाउंड की इमेज है, यदि किसी काल्पनिक तल से क्या करें, उसको अपन इक्वल हाफ के अंदर यदि वो डिवाइड कर दे, तो फिर हम क्या कहेंगे? ये सिमेट्रिकल है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, इसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। अब आप देखेंगे इसको यदि बीच में से कोई काल्पनिक तल है, तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग कैसा है? सेम है, इक्वल है। इसलिए इसके अंदर क्या है? ये प्लेन इस प्रकार से है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा। और ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और यहाँ पर ये क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या कहेंगे अपन? हॉरिजेंटल, क्षैतिज सममित तल, क्षैतिज सममिति का तल, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार से आप देखें कि मान लीजिए ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है और ये एक तल ऐसा है वर्टिकल, मान लें इसमें हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। ये तल कैसा है? तो बेंजीन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेता है। इसका मतलब बेंजीन कैसा है? सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ये क्या है? इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल देखिए आप, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरा सममिति का तल है, उसको हम बोलते हैं सममिति का केंद्र। सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा बिंदु कार्बनिक यौगिक की स्थिति में कहीं भी सेंटर में एक ऐसा बिंदु हो, वो बिंदु क्या है कि उस बिंदु को हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बढ़ाएं, एक्स्ट्रा प्लॉटेड करें। यदि कोई ऐसा सेंटर के अंदर बिंदु हो किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर, किसी संरचना के अंदर, और उस पॉइंट को हम क्या करें? ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको स्ट्रेट लाइन में एक्स्ट्रा प्लॉटेड यदि करें, तो उनको समान दूरी पर यदि बढ़ाई जाए तो समान मॉलिक्यूल यदि उसको मीट करते हैं, मिलते हैं, तो हम कहेंगे इसके अंदर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। समान मॉलिक्यूल नहीं आनी चाहिए। जैसे बेंजीन को ही हम वापस उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर ये बेंजीन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन सब कार्बन है,
तो यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट ऐसा है, इसको यदि हम एक्स्ट्रा प्लॉटेड करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, CH दोनों तरफ है, तो इसके अंदर क्या है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ऐसा केंद्र नहीं होना चाहिए। तो दूसरा तत्व कौन सा है, सममिति का केंद्र। और तीसरा है जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उसके अंदर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि यदि हम क्या करें, किसी संरचना को, किसी कार्बनिक यौगिक को इस प्रकार से रोटेट करें, घुमाएं उसको और किसी कोण पे घुमा दें हम, कोई हमारे पास एक्सिस है, कोई काल्पनिक अक्ष है और उस अक्ष पे हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, संरचना को घुमा रहे हैं उसको, और यदि किसी कोण पे यदि आप घुमा दें उसको तो वो क्या होना चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज आनी चाहिए। ऐसा ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अभिन्न यदि हमारे पास कोई इमेज आती है तब हम क्या कहते हैं कि ये इसके अंदर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यदि किसी भी इमेज को हम क्या करें, 360 डिग्री बटा n कोण से घुमाएं, रोटेट करें इसे, और उसके बाद फिर उसको रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट का मतलब उसकी इमेज देखें हम किसी मिरर इमेज के अंदर, इसके परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं किसी कोण से, और कोण से घुमाने के बाद फिर हमारे पास नई चीज आ गई। अब उसको फिर हम क्या करें, वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यदि ऐसा करने के बाद जो संरचना आ रही है वो कैसी है, समान है, उसमें कोई परिवर्तन यदि नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर क्या है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और उसको बोलते हैं CN बोलेंगे। 360 डिग्री बटा n कोण से घुमाने पर यदि हमारे पास सेम इमेज आती है तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और कौन सी है, CN। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे पानी का एक अणु, तो ये ऑक्सीजन के पास में क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम अलग अलग बताने के लिए हम क्या कर दिया, A और B लिख दिया। हालांकि ये अलग अलग नहीं है, लेकिन A और B हमने इसको यहाँ लिखा, और ये मान लीजिए कोई एक्सिस है, और इसके अलावा हमने क्या किया, इसको रोटेट करना प्रारंभ किया। तो पहले 90 डिग्री में घुमाए, जैसे आप इसको देखिए, ये पानी का, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो हमने आपको धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। ये पहला ओरिजिनल पोजीशन है। इस ओरिजिनल पोजीशन से अब क्या कर रहे हैं, एक्सिस के थ्रू उसको घुमा रहे हैं। तो अपन ने ये घुमाया, अब ये पोजीशन आ गई। ये तो कब घुमाया, 90 डिग्री पे घुमाने से आया, फिर हमने इसको फिर 90 डिग्री घुमाया, यानी टोटल कितना घुमा दिया, 180 डिग्री। तो यहाँ का जो H है वो यहाँ आ गया, H भी यहाँ आ गया, ये पोजीशन हो गई ना 180 डिग्री पे घुमाने पर। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 360 बटा n। 180 डिग्री कब आएगा, जब n का मान कितना है, यहाँ पर 2, n का मान कितना है, 2 का सभी तो 180 डिग्री आएगा। तो यानी पानी का जो अणु है उसको हम 180 डिग्री पे यदि घुमाते हैं तो बाद में हमें जो पोजीशन मिलती है, बाद में पोजीशन कौन सी मिलेगी, H भी इधर आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। लेकिन वास्तव में तो क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन ही है। तो पहले और बाद की जो संरचना है, घुमाने के बाद और घुमाने से पहले, इन दोनों के अंदर संरचना में कोई अंतर नहीं आया, एक दूसरे को ढक रहे हैं पूरे। ये कैसे हैं, एक दूसरे से सेम है, परिवर्तनीय नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है, पानी के अणु में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसके अंदर क्या है, C2 अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 3 प्रकार के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों ही उपस्थित नहीं होने चाहिए। यदि कोई अणु किरल है, प्रकाशीय रूप से सक्रिय है, तो वो कैसा होना चाहिए, असममित होना चाहिए, अर्थात उसमें सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एनेंशियोमर्स के बारे में थोड़ा बताया। अब नेक्स्ट चर्चा के अंदर आपको बताएंगे कि ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसमें क्या है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया केवल एक स्टीरियोजेनिक सेंटर का बताया। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल ऐसे बताऊंगा जिसमें क्या है, मोर देन 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर है और उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी किस प्रकार से होती है।
लेकिन एक बात ये है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कब होंगे, जब एक दूसरे को सुपर इम्पोजेबल नहीं करेंगे, तो ये ऑप्टिकल एंटीपोड्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कॉन्फिगरेशनल, ये अपन ने स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पढ़ी। अब जैसे टार्टरिक अम्ल के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि टार्टरिक एसिड की जो संरचना है वो इस प्रकार से है। ये टार्टरिक एसिड, एक टार्टरिक एसिड है, देखो आप 4 कार्बन है, बट ये जो ऊपर टर्मिनल वाले जो कार्बन है ये कैसे हैं, ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, बट ये जो बीच वाले हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये एज सच जो है सिमेट्री, ये ज्योमेट्री जो है इसकी वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको बोलते हैं मीजो। तो ये मीजो टार्टरिक एसिड कहलाता है, ये मीजो टार्टरिक एसिड कहलाता है। अब इसके अंदर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब आप देखें दूसरा, ये भी टार्टरिक एसिड है क्योंकि इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और इसके जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या समान है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका समान है, लेकिन यहाँ पे इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है। यहाँ पर कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, और ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आप देखें यदि हम इसको बीच में से काटते हैं तो दोनों इक्वल हाफ नहीं है, तो इट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और इसका एक आइसोमर होगा, तो इसी क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो अब ये है कि कितने आइसोमर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स यदि निकालने होते हैं तो उसके लिए एक वॉन्ट्रॉप का नियम है, उसका अनुसार 2 की घात है कुल प्रकाशित समावयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2n। यहां पर n क्या है, ये है असममित कार्बन की संख्या। तो यहाँ जो टार्टरिक एसिड है उसके अंदर भी क्या है, 2 आप देख रहे हैं असममित कार्बन है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होना चाहिए, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे 4 नहीं होते, इसका कारण क्या है, देखिए इसकी मिरर इमेज